Hey guys, welcome to Fusion Coding. So today's topic is the difference between arrow function and regular function. तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही कुछ पॉइंट्स लिख कर रख दिए हैं, ये मैं आप लोगों के साथ बाद में डिस्कस करूँगा पॉइंट बाय पॉइंट। तो अभी हम सिंपली एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन के बीच में बेसिक डिफरेंस के बारे में जानते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में। देखिए, रेगुलर फंक्शन का हम पहले से भी यूज़ करते हैं, नॉर्मल हम फंक्शन कीवर्ड से ही रेगुलर फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। और एरो फंक्शन ये ईयर 6 में इंट्रोड्यूस किया गया था एरो फंक्शन का। तो रेगुलर फंक्शन को अब इन दोनों के सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं पहले तो इन दोनों का सिंटेक्स जो हम डिफ़ाइन करते हैं, रेगुलर फंक्शन की पहले बात करते हैं। तो इसके अंदर जैसे मैं फंक्शन डिक्लेरेशन जब भी करता हूँ, तो रेगुलर फंक्शन का अगर आपको पता हो तो हम दो तरह से फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, एक तो फंक्शन डिक्लेरेशन और एक फंक्शन एक्सप्रेशन। मैंने इन दोनों के बीच में एक बार डिफरेंस भी बताया था अपनी वीडियो में, तो मैं उसका लिंक आई बटन में शेयर कर दूंगा। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में हम सिंपल फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, राइट, और फंक्शन का नाम देते हैं। इस तरह हम यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं रेगुलर फंक्शन। और एक्सप्रेशन के केस में हम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, राइट, और उसके अंदर हम वैल्यू असाइन करते हैं किसी फंक्शन को, राइट। तो इस तरह हम यहाँ पर फंक्शन एक्सप्रेशन डिफ़ाइन करते हैं। तो ये हमारा रेगुलर फंक्शन का सिंटेक्स है। अब एरो फंक्शन का सिंटेक्स कैसा है उसकी बात करते हैं हम। उसका सिंटेक्स भी बहुत सिंपल है। तो उसका सिंटेक्स क्या है, जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, कांस्ट से इज़ इक्वल टू अप्रेंटिसेस दूंगा इसके बाद, और इसके बाद एरो दूंगा, और ये कर्ली ब्रेसेस को मैं यहाँ पर खोल दूंगा, और इसके बीच में ये हमारा ब्लॉक जो भी हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये हमारा एरो फंक्शन होता है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक सिंटेक्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आप लोगों के रेफरेंस के लिए, सिंटेक्स ऑफ रेगुलर एंड एरो फंक्शन। तो ये सिंटेक्स का इसके बीच में डिफरेंस आ गया। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सा फंक्शन टाइप कब यूज़ करना चाहिए, कि रेगुलर फंक्शन हमें कब यूज़ करना चाहिए या हमें एरो फंक्शन कब यूज़ करना चाहिए। तो इसी के बारे में अब बात करते हैं। तो देखिए, इन दोनों के बीच में ये कुछ डिफरेंस है कि दिस वैल्यू, जो कि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में बना के लिख दिया यहाँ पर, कि दिस वैल्यू रेगुलर फंक्शन में कैसे बिहेव करती है, एरो फंक्शन में कैसे बिहेव करती है, कंस्ट्रक्टर्स का क्या रोल है रेगुलर फंक्शन और एरो फंक्शन के केस में, और आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट का क्या रोल है, या इम्प्लीमेंट रिटर्न का क्या मतलब है यहाँ पर, और मेथड्स हम एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन में किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले हम दिस वैल्यू के बारे में बात करते हैं कि बहुत ही बेसिक एग्जांपल से हम लेकर चलेंगे और बहुत ही बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले रेगुलर फंक्शन के अंदर ही दिस वैल्यू का देखते हैं कि कैसे दिस वैल्यू काम करती है इसके अंदर। इससे पहले मैं इन सब चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, जब भी आप रेगुलर फंक्शन बनाते हैं, राइट, अब उसके अंदर दिस वैल्यू जो होती है वो डायनामिक होती है। अब डायनामिक का क्या मतलब है यहाँ पर? डायनामिक का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने रेगुलर फंक्शन को किस तरह से इन्वोक किया है। ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, कि आपने रेगुलर फंक्शन को इन्वोक किस तरह से किया है, उसके ऊपर टोटली दिस वैल्यू डिपेंड करता है। अब जो हम फंक्शन इन्वोकेशन करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, आप 4 तरह से फंक्शन इन्वोकेशन कर सकते हैं। अब उन 4 तरह की जो फंक्शन इन्वोकेशन करते हैं उसमें दिस वैल्यू क्या क्या हमें वैल्यू रिटर्न करती है। तो मैं अभी सबसे पहले सिंपल इन्वोकेशन के बारे में बात करता हूँ। हम जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इन्वोकेशन की। तो सिंपल इन्वोकेशन के अंदर आप नॉर्मली फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, राइट, और इसके अंदर मैं फंक्शन का नाम देता हूँ सपोज से, राइट, और इसके अंदर मैं कंसोल करवा देता हूँ दिस को, और यहाँ पे मैं से को कॉल करता हूँ, इस फंक्शन को यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ। देखिए, अभी के लिए मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग दिस कर रहा हूँ। यहाँ पर दिस का वैल्यू क्या आएगा? तो दिस का वैल्यू यहाँ पर देखिए, ये मैं कोड सैंडबॉक्स का इंटरनली लेवल पे यूज़ कर रहा हूँ, तो दिस का वैल्यू यहाँ पर अनडिफाइंड आएगा। अगर मैं यही तो बेसिकली अनडिफाइंड क्यों आता है? तो हम यूज स्ट्रिक्ट का जब यूज़ करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर, तो आपने देखा होगा, मैं आपको कंसोल में करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे आपको कंसोल में पहले रिजल्ट भी दिखाता हूँ कि रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास। तो रिजल्ट देखेंगे तो अनडिफाइंड, यहाँ पे दिस की वैल्यू जो है अनडिफाइंड है। तो मैं अब एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको कंसोल में करके दिखाता हूँ यही चीज़ सिमिलर। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग
दिस करूं तो यहाँ पे दिस की वैल्यू विंडो ऑब्जेक्ट विच इज़ अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे दिस की वैल्यू जो है दैट इज़ अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट होती है, बट कोड सैंडबॉक्स इंटरनली यूज स्ट्रिक्ट का यूज़ करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसकी वजह से यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। तो ये सिंपल इन्वोकेशन में हमारी दिस की वैल्यू आती है इस तरह की, राइट। अब बात करते हैं हम मेथड इन्वोकेशन की, कि मेथड इन्वोकेशन जो सेकंड मैंने आपको बताया कि फंक्शन जो इन्वोकेशन करते हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आप लोगों के रेफरेंस के लिए। फंक्शन इन्वोकेशन 4 types. This is the first type. Now second type is method invocation. Method invocation. अब मेथड इन्वोकेशन से क्या मतलब है यहाँ पर, जैसे कि आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर किसी तरह का कोई मेथड है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, राइट, और मैं इसके अंदर कोई मेथड डिफ़ाइन करता हूँ। मैं सपोज करता हूँ मेथड 1 यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर अगर कंसोल डॉट लॉग, मैं इस कंसोल को बंद कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग दिस यहाँ पर अगर करूँ और मैं यहाँ पर मेथड को कॉल करूँ यहाँ पर, तो क्या देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। तो मेथड इन्वोकेशन के केस में जो दिस है दैट इज़ रेफरिंग टू द दिस करंट ऑब्जेक्ट बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे दिस का रिज़ल्ट देखूँ तो ये ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है, जो कि ये ऑब्जेक्ट है, राइट। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक चीज़ और लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज़ इक्वल टू OBJ। तो आप यहाँ पे अगर रिज़ल्ट देखेंगे तो ट्रू, इट मीन्स कि मेथड इन्वोकेशन के केस में जो दिस वैल्यू है दैट इज़ रेफरिंग टू द इट्स ऑनर ऑब्जेक्ट, ये ऑनर को अपने पॉइंट करेगा, राइट। तो ये मेथड इन्वोकेशन हो गया। अब आता है हमारा थर्ड फंक्शन टाइप इज इनडायरेक्ट इन्वोकेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर तरीके से, थर्ड इनडायरेक्ट इन्वोकेशन, राइट। देखिए अब इनडायरेक्ट इन्वोकेशन का क्या मतलब है यहाँ पर, इस केस में बेसिकली आप कॉल या अप्लाई मेथड का यूज़ करते हैं। अब कई लोगों को कॉल या अप्लाई मेथड के बारे में नहीं पता कि हम कैसे यूज़ करते हैं, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आप समझ सकते हैं। अगर आप अभी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं कॉल या अप्लाई के बारे में। आपको बहुत बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ कि कॉल एंड अप्लाई कैसे काम करते हैं। तो कॉल के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ पास करते हैं, राइट। और अप्लाई के केस में एरे की तरह हम वैल्यू पास करते हैं आर्ग्यूमेंट्स की। तो बहुत सिंपल सा और बेसिक सा डिफरेंस बताया मैंने कॉल एंड अप्लाई का। तो अभी के लिए आप समझ ली कि कॉल एंड अप्लाई किसी तरह के कुछ मेथड्स हैं जो कि फंक्शन के कुछ आप सपोज कर लिए फंक्शन के कुछ टाइप्स हैं। तो अब देखते हैं इसके अंदर दिस वैल्यू कैसे काम करती है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ दोबारा से, फंक्शन कैप्स लॉक मैं ऑफ कर देता हूँ पहले, फंक्शन, राइट। और मैं यहाँ पर बोल देता हूँ माई मेथड, राइट। इस फंक्शन का नाम दिया मैंने माई मेथड, और मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग दिस को करवाता हूँ अभी के लिए, और एक और वेरिएबल बनाता हूँ जो कि कंटेक्स्ट रेफ़र करेगा, और इसके अंदर मैं कुछ ऑब्जेक्ट वैल्यू दे देता हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं बोल देता हूँ कि वैल्यू के अंदर मैं दे देता हूँ कि फ्यूज़न कोडिंग, राइट। अब मैं कॉल मेथड का यूज़ करता हूँ इसके अंदर। कॉल मेथड का हम कैसे यूज़ करते हैं, माई मेथड। अभी के लिए आप समझ ली कि कॉल मेथड मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, राइट। और इसके अंदर मैं अपने कॉन्टेक्स्ट को पास करूँगा। और अब अगर आप इधर दिस की वैल्यू देखेंगे तो देखते हैं क्या आती है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ और दिस की वैल्यू देखिए, तो दिस की वैल्यू नाउ दिस वैल्यू इज़ रेफरिंग टू दिस कंटेक्स्ट, राइट। जो दिस वैल्यू है वो इस कंटेक्स्ट को रेफ़र कर रहा है इनडायरेक्ट इन्वोकेशन के केस में। तो इस तरह हमारा रेगुलर फंक्शन इनडायरेक्ट इन्वोकेशन के केस में काम करता है, जिसमें दिस वैल्यू ये होती है, ये वैल्यू जो कि कंटेक्स्ट हमने पास किया। ना फोर्थ टाइप इज कंस्ट्रक्टर फंक्शन। फोर्थ टाइप इज, मैं यहाँ पे फोर्थ भी लिखता हूँ, कंस्ट्रक्टर, राइट। देखिए कंस्ट्रक्टर फंक्शन का हम जब भी यूज़ करते हैं तो हम न्यू कीवर्ड से यूज़ करते हैं। आप लोगों को याद भी होगा
मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर हम नॉर्मल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक भी आप लोग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो हम फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ यहाँ पर माई मेथड, राइट, कंसोल डॉट लॉग। मैं इधर भी दिस करवाऊँगा क्योंकि हम दिस के बारे में ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, न्यू माई, मैं कुछ भी नहीं करता, सिर्फ न्यू कीवर्ड से इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। अब इस केस में दिस क्या होगा, राइट, तो दिस इस केस में माई फंक्शन का जो ये माई मेथड है इसका इंस्टेंस होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए माई मेथड को इसने यहाँ पर कॉल कर दिया। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कंसोल डॉट लॉग दिस इंस्टेंस ऑफ माई मेथड, सी हियर दिस इज ट्रू, तो यहाँ पे दिस जो है दैट इज एन इंस्टेंस ऑफ माई मेथड। तो यहाँ पे जो दिस है दैट इज रेफरिंग टू द माई मेथड, राइट, न्यू कीवर्ड के केस में, मतलब कंस्ट्रक्टर फंक्शन के केस में। तो ये हमारा रेगुलर फंक्शन के केस में दिस वैल्यू कैसे बिहेव करता है। तो मैंने आपको 4 तरीके बताए कि हम फंक्शन इन्वोकेशन किस तरह से करते हैं। सिंपल इन्वोकेशन के केस में दिस विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। अगर हम यूज़ स्ट्रिक्ट का यूज़ करते हैं तो उस केस में ये अनडिफाइंड का यूज़ करता है, अनडिफाइंड को रेफर करता है। मेथड इन्वोकेशन के केस में जो दिस रेफर करता है वो इसी ऑनर को, अपने ऑनर को ही रेफर करता है, मीन्स यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, राइट। एंड थर्ड वन इज इनडायरेक्ट इन्वोकेशन। इनडायरेक्ट इन्वोकेशन के केस में आप कॉल या अप्लाई का यूज़ करते हैं तो वो उसी कंटेक्स्ट को रेफर करेगा, दिस वैल्यू, राइट। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन के केस में दिस इज रेफरिंग टू द इट्स पेरेंट, इट्स ओन मेथड ओनली, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया दिस इंस्टेंस ऑफ माई मेथड, दैट इज ट्रू, राइट। अब एरो फंक्शन में दिस कैसे बिहेव करता है, ये तो हो गई हमारी रेगुलर फंक्शन की बात। अब आते हैं कि एरो फंक्शन में दिस कैसे बिहेव करता है। देखिए एरो फंक्शन का दिस बिल्कुल अलग होता है रेगुलर फंक्शन के दिस से, क्योंकि एरो फंक्शन का खुद का कोई भी एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट नहीं होता। अब कई लोगों को एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के बारे में नहीं पता होगा। तो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बेसिकली जब भी आपकी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है तो जावास्क्रिप्ट अपने कोड को चलाने से पहले अपने जितने भी वेरिएबल्स या फंक्शंस हैं, राइट, उसका एक एग्जीक्यूशन फेज, उसका ग्लोबल एग्जीक्यूशन फेज बनाता है। मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। अगर आप अभी के लिए पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कैसे, क्या काम करता है, क्या और क्या होता है। तो अभी के लिए आप समझ लीजिए कि एरो फंक्शन का खुद का कोई भी एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट नहीं होता, और जो दिस वैल्यू है वो एरो फंक्शन के अंदर, जो एरो फंक्शन के अंदर हमने अगर दिस वैल्यू डिफाइन करी है वो हमेशा आउटर फंक्शन के दिस के इक्वल ही होगी, राइट, क्योंकि एरो फंक्शन इसे लेक्सिकली रिजॉल्व करता है। मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूँ, आई नो थोड़ा सा थियोरेटिकली ज़्यादा हो गया। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली एरो फंक्शन, राइट, और मैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाता हूँ और मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि कॉन्स्ट माई एरो ऑब्जे, एरो ऑब्जेक्ट, राइट। मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पर, राइट, और मैं यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर करता हूँ, मैं उसका नाम देता हूँ माई मेथड, राइट। और इसके अंदर मैं सबसे पहले करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस, ये रेगुलर फंक्शन है हमारा, राइट, ये हमारा अभी रेगुलर फंक्शन है। मैं इसका यूसेज आपको करके दिखा रहा हूँ। सिमिलरली मैं एक यहाँ पर एरो फंक्शन बनाता हूँ। अब एरो फंक्शन के अंदर भी मैं दिस को ही कंसोल करूँगा। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक आइटम्स या एक लिस्ट पास करना चाहता हूँ, और उस लिस्ट को मैं उस एरो फंक्शन के साथ कॉल करना चाहता हूँ, उसके ऊपर कॉल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक कॉल बैक बनाता हूँ, कॉन्स्ट कॉल बैक, राइट। और इधर एरो फंक्शन डिफाइन करने का तरीका बताया, सिंटेक्स मैंने आपको बताया, सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस, मैं कुछ भी नहीं करता, सिर्फ कंसोल डॉट लॉग दिस किया है, राइट। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली बोलता हूँ आइटम्स डॉट फॉर each for each callback, राइट। ये बंद कर देता हूँ मैं कंसोल, यहाँ पर
ये कुछ गलत हो गया यहाँ पर शायद, ये हमारा एरो फंक्शन हो गया, राइट, ये हमारा, और ये क्या है, अच्छा ये 3 4 क्यों आ गए यहाँ पर, ये हटाओ एक, तो ये हटाओ, राइट। तो यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया था मैंने, तो मैंने इसको सही कर दिया अभी के लिए। तो ये ठीक है, ये ठीक है हमारा, ये भी ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, यहाँ पर इसको सही कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब कॉल करता हूँ माई एरो ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड। इसके अंदर इसे आइटम्स एक्सपेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ 1.1,2,3। नाउ लेट्स सी द रिज़ल्ट। तो आप यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर मैं बोल देता हूँ आउटर स्कोप, राइट, और इसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इनर स्कोप। इस तरह कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही थी, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे दिस है, राइट, और जो यहाँ पर एरो फंक्शन के अंदर दिस है, दीज आर दी सेम, क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि एरो फंक्शन जो होता है, एरो फंक्शन के अंदर जो दिस वैल्यू है वो हमेशा आउटर फंक्शन के दिस के इक्वल होगी, राइट, जो हमेशा आउटर फंक्शन के दिस के इक्वल होगी, क्योंकि एरो फंक्शन इसे लेक्सिकली रिजॉल्व करता है। और ये वाला दिस जो है दैट इज इक्वल टू द माई एरो ऑब्जेक्ट, राइट, एंड सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द माई एरो ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एरो फंक्शन का दिस इस तरह बिहेव करता है, राइट। तो ये हो गया हमारा एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन के बीच में कि दिस वैल्यू कैसे काम करती है। आगे हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में कि कंस्ट्रक्टर्स कैसे काम करते हैं एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन के केस में। तो अगर अभी के लिए आपका कोई भी दिस वैल्यू से रिलेटेड कि एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन में कैसे बिहेव कर रही है, इससे रिलेटेड अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।